देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं उस बात कि हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित और एक शोषक। अगर आप पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हैं तो आप शोषक के पक्ष में खड़े हैं, ये स्वतः मान लिया जाता है। तो इस तरह के प्रकरणों में तटस्थता नहीं होती है, या तो आप इधर होंगे या तो आप उधर होंगे। कि जो मां अपने घर पहुंचने के लिए ललाई थी, इन नकारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट के चलते, लापरवाही के चलते, वहां अपना दम तोड़ देगी। तो ये जो घटना, ये जो पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है पूरे अयोध्या फैजाबाद के अंदर, लेकिन जब अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़ना पड़ता है। मेरा तरीका यही है। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अगर आप न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लड़ेंगे, और हम नगर निगम में धृतराष्ट्र किस हो गए? धृतराष्ट्र वो व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र अंधे थे, ये वाले अंधे नहीं है। अच्छा, ये पट्टी बांधते हैं आंख पर। ऐसा क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? ये जिनको सब देखने की जिम्मेदारी है, जो नहीं देख रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, वो क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं था, पूरा प्राण प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार से भरा हुआ नगर निगम एक पूरा पिटारा है। वो पूरा आयोजन, जितने भी उस दौरान काम किए गए, तमाम बंदरबाट उसमें की गई, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस 35-40 साल के कार्यकाल में आप मुझे बताएं कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन लग नहीं सकता था अयोध्या के अंदर? अगर आपकी इतनी उपलब्धियां रही कांग्रेस सरकार, तो आप अयोध्या जिले से लगभग शून्य की स्थिति। जी नहीं, शून्य मत कहिए भाई, मैं लड़ रहा हूं। अभी आप ही कहे हैं हमसे, आप अभी आपने ही कहा कि सब मौन है, आप लड़ रहे हैं। आप अपवाद है, चलिए प्लस कर देते हैं। प्लस कर देते हैं आप। तो उसके बावजूद इस स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो पाया? हो रहा है सुधार, सुधार होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तो होगा। राहुल गांधी से करुणा भरा नेता, उनसे काइंड नेता, उनसे मजबूत नेता, उनसे निडर नेता भारत की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी का नेता अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी को जमीनी हकीकत तो देख क्यों नहीं पा रहा? क्या उनके आसपास ऐसे लोगों को जमावड़ा आ गया है कि उनको देखने नहीं दे रहे उस चीज को? नहीं नहीं, अगर वो कह रहे थे कि कांग्रेस गड़बड़ थी, गठबंधन फिर क्यों कर लिया? फिर आज कांग्रेस का गठबंधन करने का लाभ ये हुआ, पार्टी की सीटें बढ़ी नहीं बढ़ी, तो गठबंधन का लाभ तो हुआ है। और देश के अंदर पूरे, अगर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में कोई नेता दिख रहा था, राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने पूरे देश में घूम के कहा इस चीज को, जब हमको उतना ही पानी पीना है जितना मोदी जी व्हाट्सएप से पिला देंगे, तो हम कहां और ज्यादा ज्ञान लेंगे? नाले से गैस कभी सुनिए आपने? प्रधानमंत्री देश का कहता है कि ऐसे था, नाला था, उस पर हमने भगोना पलट दिया, पाइप लगाई, चाय बना दी। भक्त लोग वहां मोदी 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 जी कह रहे हैं कि ऊपर कोहरा हो गया तो रडार नहीं पकड़ पा रहा है। मोदी जी बोल रही है, उनके भक्त लोग सब मोदी 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 जी तो मगरमच्छ से भी लड़ गए। मोदी जी कहते थे कि बचपन में गए, उनकी सुनिए तो एक कॉमिक्स आई थी उनकी, बचपन में मगरमच्छ उठा रहे थे वो। क्या ये चल रहा है भाई तमाशा? ये प्रधानमंत्री है देश के, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इतने धार्मिक व्यक्ति और आपकी पार्टी ऐसे लोगों से किनारा भी नहीं कर पाती जो कहते हैं सनातन डेंगू है। नहीं, ये देखिए किसी दल मैं की, कहता हूं किनारा करे या ना करे, बिल्कुल करना चाहिए, पॉलिटिक्स बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए। मैंने ऑन कैमरा विरोध किया है इसका, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं करता। अरे आप हमसे पूछ, किसी मजलूम के हक के लिए लड़ना अगर सियासत है, तो सारे रहनुमा ये सियासत क्यों नहीं करते? आजकल ये दो लाइनें अयोध्या के युवा और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला के ऊपर एकदम सटीक है। शरद, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जय स्वागत। श्री राम। शरद, ये बातचीत की शुरुआत आपके ही पोस्ट से करते हैं। आपने लिखा था, ईश्वर सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे प्रिय योद्धा को ही देते। तो युद्ध लड़ने का बड़ा, नहीं, ये अभी से नहीं, मतलब आप पहले से देखें इसको। नहीं, आपके स्वभाव में भी हम लोगों ने देखा है कि आप हर स्तर पर युद्ध लड़ते रहते हैं। नहीं, मैं कोई लड़ाकू नहीं हूँ, स्वाभिमानी हूँ अन्याय और के लिए। अन्याय के विरुद्ध लड़ता हूँ। अगर राजनीति में उतरा हूँ तो ये संकल्प करके उतरा हूँ कि जो भी दबे कुचले, गरीब, मजलूम और जो भी पीड़ित शोषित वर्ग है, जो भी व्यक्ति परेशान है, उसकी आवाज को उठाऊं, उनके लिए लड़ूं। मैं समझता हूं कि राजनीति में रहने की प्रथम जिम्मेदारी यही है। और जहां तक ये बात है कि सबसे कठिन युद्ध जो अपने प्रिय योद्धाओं को देते हैं ईश्वर, और ये हमेशा से रहा है, चाहे जो युग रहा हो, प्रभु परीक्षा लेते हैं। कभी भी आप ये देखिए कि अगर आपके पिताजी घर पे हैं, तो अगर आपकी कैपेसिटी 10 किलो उठाने की है तो वही वाली पन्नी पकड़ेंगे आपको, 10 किलो वाली, उससे ज्यादा नहीं देंगे।
तो परमपिता परमेश्वर को पता है कि जो हमारा वीर पुत्र है ये कितना बोझा उठा सकता है, तो उसी हिसाब से उसको जिम्मेदारी ये सौंपते हैं। सबको पता है कि बोझा है सामने, लेकिन सब उठाना नहीं चाहते, और आप उसको उठाते हैं। देखिए ये कृपा मानता हूं कि ईश्वर मुझे इस योग्य समझता है कि जिम्मेदारियां देता है, और मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। अच्छा। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे ज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो अगर राजनीति में है जनसेवा उसका पर्याय है, उसी में निहित है, तो प्रयास हमेशा यही रहता है कि किसी की आवाज दबाई ना जाए, कोई अगर कहीं पीड़ित हो रहा है उसके लिए लड़ा जाए, ये हमेशा प्रयास रहता है। अभी कौन किस युद्ध में लड़ने जा रहा है? युद्ध अभी कोई किसी के खिलाफ संघर्ष चल रहा है या किसी के खिलाफ नहीं है पोस्ट? क्योंकि सवाल इसलिए है, जी। पोस्ट अभी आपने डाली, जी, ये पोस्ट आपकी पहले नहीं। नहीं ये हमेशा थी, ये मेमोरीज में आप जाएंगे वो फिर मिलेगी। अच्छा, कोई मैं आज से लड़ना नहीं शुरू किया है, हम्म। ये बहुत दिन से चल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि लड़ने मतलब किसी हिंसा की बात मैं नहीं कर रहा। लड़ने का तात्पर्य यहाँ पर अधिकारियों के लिए लड़ने से, किसी हक के लिए लड़ने से। तो वो लड़ने से जैसे होता ना कि आपको एक अनुभव मिलता है समाज में, अगर आप राजनीति में हैं या आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो जब आप लोगों के लिए लड़ेंगे तो आप निखरेंगे, तो इसका बड़ा असर होता है। जब आप लोग लड़ते हैं, आप समाज को देखते हैं, लोगों तो आपकी आवाज जाती है, आपकी आइडियोलॉजी लोग समझते हैं, तो इसका बड़ा खुद में ग्रूमिंग होती है राजनीति करने वाले व्यक्ति के अंदर। अच्छा, आजकल अयोध्या में एक मुद्दा उठा निर्मला हॉस्पिटल का। सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई पड़ रहा है कि जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, आपके अलावा कोई और बहुत मुखर तक होकर सामने नहीं आ रहा है, तो आप ही की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित और एक शोषक। अगर आप पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हैं तो आप शोषक के पक्ष में खड़े हैं, ये स्वतः मान लिया जाता है। तो इस तरह के प्रकरणों में तटस्थता नहीं होती है, या तो आप इधर होंगे या तो आप उधर होंगे। उपस्थिति अगर आपकी इधर नहीं है पीड़ित की तरफ, तो ये माना जाए कि वो शोषक के साथ खड़े हैं। इसमें मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा। ये जनपद, ये जो प्रभुराम जी की नगरी है, यहाँ जो प्रभुराम जी की प्रजा ये लोगों को पहचानती है, और आपके एक्शंस, जो आपके वक्तव्य होते हैं, वो कभी इस यूनिवर्स से जाते नहीं हैं, वो आजीवन आपका पीछा करते रहते हैं। तो आज जब समाज को आवश्यकता थी, एक व्यक्ति जो अपनी मां को चलते फिरते अवस्था में अस्पताल लेके जाता है और ट्रीटमेंट के नाम पर इस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसको भेज दिया जाता है, और वो अस्पताल जो भेजता है वो भी जिम्मेदारी से अपने बचने के लिए करता है, जो दूसरा अस्पताल जहां पहुंचती हैं वो भी ओवरडोज देकर उनकी मां की मृत्यु का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में जिनको जिम्मेदारी विधान बनाने की दी गई है, जिनको जिम्मेदारी इस समाज में जनप्रतिनिधि बना के दी है, अगर वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई बोले या ना बोले, मैं किसी को दोष नहीं देने वाला। ये फैजाबाद सबको देख रहा है, कौन लड़ रहा है और कौन शांत बैठा हुआ है। और आप भी देखिए, जिसकी आप टिप्पणी आप कर रहे थे जिस अस्पताल के बारे में, उनका पेज खोलिएगा और वहां फोटोज जाके देखिएगा, वहां फोटो ही पुरानी है और संबंध भी पुराने हैं, तब आज मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा, ये वजह है कि ये आप देखिएगा, ये आप पे छोड़ता हूं जिम्मेदारी में। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार सिर्फ परंपरा परमेश्वर का है। उसके नीचे अगर कोई कर रहा है इस चीज को तो ये अपराध है, और जो अपराध निर्मला अस्पताल ने किया है, सोना अस्पताल ने किया है, इस लोक को छोड़ दीजिए, प्रभु के लोक में भी उस अपराध का कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है किस किस लेवल पे गलतियां हुई हॉस्पिटल से, या अभी तक जो एक्शन लिया गया, और वहां पे कितने आप कार्रवाई से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं अभी? जी देखिए, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं कोई विधि का ज्ञाता हूं, लेकिन जितना मैं समझता हूं आपने प्रेस वार्ता में मैं बता दे रहा मेडिकल एफआईआर के हूं। लिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जैसे एक महिला या एक कोई सामान्य सा व्यक्ति जिसको गॉल ब्लैडर में पथरी है, आजकल उसका ऑपरेशन बहुत सामान्य सी बात है। पहली बात जांच का विषय यह है कि सोना हॉस्पिटल में कैसा ऑपरेशन किया गया कि उस महिला को तत्काल वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई। पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि सोना हॉस्पिटल ने निर्मला को रेफर कर दिया, जबकि रेफर करने की जो व्यवस्था होती है अपने से अपर बॉडी में होती है, हायर उसमें की जाती है। या तो आप आरएमएल भेज देते, आप मंडली भेज देते, और आपने अगर भेजा वहां पर, आपने रेफरल के पेपर नहीं बनाए, और प्राइवेट भेजने का कोई प्रावधान भी नहीं है। एम्बुलेंस बुला के, जो परिजनों ने मुझे बताया है, एम्बुलेंस बुलवा के उन्होंने वहां भिजवा दिया। वहां जाने के बाद जो भी ट्रीटमेंट वहां पे चला,
रिकवरी शुरू हो गई, एक दिन 2 दिन बाद से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गए। प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट होने का ये हुआ कि अब 15 तारीख को शाम को अपने घर आप चले जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कहा गया। चूंकि ये मुझे परिजनों ने बताया, और श्रद्धांजलि सभा जिस दिन लोगों ने की थी, तमाम वहां महिलाएं ऐसी आई थी जिन्होंने कहा कि हम मिलकर एक दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा कि हम कल घर मिलेंगे, अब अच्छा। कल छुट्टी मिल जाएगी हमें। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि जो माँ अपने घर पहुंचने के लिए ललाई थी, इन नकारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट के चलते, लापरवाही के चलते वहां अपना दम तोड़ देगी। तो ये जो घटना, ये जो पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है पूरे अयोध्या फैजाबाद के अंदर, और उसके बाद उस महिला को जब लखनऊ लेके जाया जाता है, रास्ते में जहां उसको बीगो लगा हुआ है, जहां पर और चीजें थैली लगी है यूरिन की, वहां सब ब्लड देखने को मिलता है। उसके मुंह से भी उन्होंने बताया परिजनों ने कि ब्लड आया। जब वहां लोहिया लेकर पहुंचे, वहां पर ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो उनको कहा कि इनको वेंटिलेटर चाहिए होगा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैक्स लेके चले गए। मैक्स में उनका निधन हो गया। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा दोषी कौन है? जो स्वीकार कर रहा है, लिखित में भी और वीडियो में भी। तो ये जो कार्रवाई होने में विलंब हो रहा है, हालांकि देखिए आंशिक कार्रवाई हुई है, अस्पताल को तत्काल प्रभाव से वहां पर आईसीयू सील कर दिया गया है। और वो क्यों सील किया गया है? वो अवैध रूप से चल रहा था, बेसमेंट में आईसीयू चल सकता है। साथ में एक सवाल ये भी है, क्या टेक्निकल रूप से जब इतनी खामियां हैं, तो वो आयुष्मान भारत योजना में हॉस्पिटल शामिल कैसे हो गया, अगर टेक्निकली देखा जाए? बिल्कुल, ये वैसे शामिल हो गया जैसे अयोध्या फैजाबाद के अंदर तमाम इस तरह के जो अवैध रूप से चल रहे हैं चिकित्सालय, प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पताल चल रहे हैं, जो विकास प्राधिकरण की कृपा पे चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट पूरा उनका नहीं है, उसके बावजूद चल रहे हैं, वैसे ही प्रक्रिया वहां भी चल गई। भाई अभी सीएमओ साहब ने ये घोषणा करी कि ये चूंकि अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से एफिलिएट है, इसको मैं चिट्ठी लिख दी है। अब मैं पूछता हूं, चिट्ठी बाद में लिखिए, जांच पहले ये हो कि ये अस्पताल कैसे एफिलिएट हो गया। क्योंकि जो एनएबीएच के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो और इसकी संस्थाएं चलाती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कतई किसी स्थिति में भी नहीं आईसीयू हो सकता बेसमेंट के अंदर। चल रहा था, और आज यही एक बात तो मामला खुल के सामने आ गया, ऐसे तमाम अस्पताल चल रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर निर्मला और सोना से है, तो ये इस पे ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी नजीर बने कि कम से कम जो अस्पताल पूरे जनपद भर के हैं, सुधार होने आ जाए। नहीं, ऐसे में तो मानक के विपरीत यहाँ पे बहुत हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी। किसको नहीं पता है? तो ये इसका लाइसेंस खारिज करना, सरद उनके लिए भी आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, उठा रहा हूं। अभी मैं बार बार कह रहा हूं इस बारे में, मैंने पीसी में भी हमने कहा था कि विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो जांच करे। आज इस पूरे फैजाबाद जनपद के अंदर 211 निजी अस्पताल चल रहे हैं, 211। क्या विकास प्राधिकरण को जांच नहीं करनी चाहिए कि कितने अस्पताल मानक के अनुरूप चल रहे हैं? आगरा जैसा कांड हुआ, आग लग गई आईसीयू के अंदर, तमाम वहां पर लोग, आपको जीवन से हाथ धोना पड़ गया। क्या ऐसी घटनाओं का इंतजार हो रहा है क्या? क्या लैंड यूज चेंज कराने की बात आती है? साकेत पुरी कॉलोनी में बहुत से हॉस्पिटल्स जी, तो जितना मुझे जानकारी है उस हिसाब से मोस्टली वो प्लॉट जो है आवासीय है, रेजिडेंशियल जी। उसमें जो हॉस्पिटल बनाए गए, क्या वो अगर उन्होंने कन्वर्जन नहीं कराया है, अगर उन्होंने कन्वर्जन नहीं कराया तो ये 100% लीगल है। लैंड जो हम लेते हैं तो व्यक्तिगत आवासीय भूमि होती है, इसमें 3 प्रावधान होते हैं। इसको कन्वर्ट कराने के लिए एक तो जो हो गया, मान लीजिए आप उसमें कोई व्यापार करना चाह रहे हैं व्यवसायिक रूप से, कॉमर्शियल, और जब संस्थागत कराते हैं आप, तो उसमें अस्पताल चला सकते हैं आप, बड़े बड़े और कोई इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। तो ये कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम आप नहीं जान सकते हैं। हमारे आपका काम उस मामले को उठाना है और ये सरकार के सामने ले जाना है। सरकार उस पर आज तक क्या कार्रवाई कर पाई है, ये मामला तो अभी हुआ है। मैं आपको लेटर दे दूंगा। 5 फरवरी 2025 को इसी अयोध्या जनपद के एक आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता ने एक चिट्ठी लिखी थी प्राधिकरण को, मेल पे भेजा था, और उस मेल पे 10 रिमाइंडर डाल चुका है व्यक्ति। आज तक इस मुद्दे पर विकास रिवर्ट नहीं आया है। तो उनकी मंशा क्या है, आप इसको खुद तय कर लीजिए, समझ के। तो अभी ये मुद्दा कहां तक, अभी आप धरने पर भी बैठने की देखिए, हम लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि माता की तिरही उनके आज है। अच्छा। और ये माना जाता है कि 13वीं में लोग आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, जब तक माता की आत्मा शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। परिवार ने खूब भटक लिया, लोगों से निवेदन कर ले, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र दे दिया, तमाम सारे लोगों के साथ जो है निवेदन कर लिया, लेकिन जब अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़ना पड़ता है।
मेरा तरीका यही है। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, अगर आप न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं। आज अगर कार्रवाई 12 बजे तक नहीं हो गई, कल सवेरे 10 बजे आपसे मुलाकात हमारी गांधी पार्क में होगी। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चलेगा। मैं शुरुआत से अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा परिवार को, तब तक वहां से नहीं हटेंगे। सीएमओ से आप कितनी और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, पूरी उम्मीद सीएमओ से है, पूरी उम्मीद सीएमओ से है। जो कार्रवाई हुई वो सीएमओ ने करी है। मेरी लगातार उनसे बातचीत भी इस मसले पर हो रही है। मैं समझता हूं कि जांच वो कर रहे हैं, और ये आशावादी देश है। मैं यही कहूंगा कि मेरी पूरी उम्मीद मुझे सीएमओ से है कि वो परिवार को न्याय देंगे, लेकिन जो न्याय देर से मिले वो न्याय से भी बड़ा है। अगर आप समय से किसी को न्याय नहीं दे देंगे तो मैं समझता हूं न्याय से भी बड़ा है। तो सीएमओ साहब को 13 दिन हो गया है, आप जांच कार्रवाई के नाम पे 12-12, 15-15 दिन खींच रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, अभी 10 महीने की नौकरी। ये कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए कैसे है मैं बता दे रहा हूं। इस जनपद के सीएमओ का इकबाल आप देखिए कितना बुलंद है, कि वो ये कहते हैं कि हमको 26 तारीख को वो ये कहते हैं कि मुझे अभी तक आवश्यक दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, साक्ष्य जुटा नहीं मिल पाए हैं। नहीं मिल इस जनपद के किस प्राइवेट डॉक्टर की और अस्पताल की इतनी हैसियत हो गई है कि एक जनपद के सीएमओ को वो पेपर नहीं दे रहा समय से। अगर नोटिफिकेशन जारी करें, वो नोटिस करें, किसकी इतनी हैसियत है जो पेपर नहीं देगा उनको? तो या तो उनको लोग हल्के में ले रहे हैं, या फिर वो इतने गंभीर नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जो कि दोनों पक्षों के रिपोर्ट भी लगाई गई है, जो भी जांच उन्होंने की है, मुझे आज ही भरोसा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, और न्याय इसलिए भी मिलेगा कि न्याय हम लड़ के ले लेंगे। ये भरोसा हमको है। योगी सरकार की एक नीति है जीरो टॉलरेंस, और इस पे वो बुलडोजर चल रहे हैं। सिलेक्टिव है ये, सिलेक्टिव। तो अगर आप कह रहे हैं हत्या है, अगर हत्या है तो क्या बुलडोजर अगर साबित हो गया तो ये पूरी तरीके से मेडिकल मर्डर है। एक व्यक्ति जो ईश्वर को, एक डॉक्टर को ईश्वर समझता है, उसके समक्ष जाके सर्वस्व अपना अर्पित कर देता, भैया जो कहोगे वो इलाज कराएंगे। उस दौरान अगर गलत ट्रीटमेंट से उसकी मृत्यु हो जा रही है, ये मेडिकल मर्डर है। ये योगी जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़ित परिवार वहां जाके मुख्यमंत्री के यहाँ चिट्ठी देके आ रहा है शनिवार को, आज एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है, तो उनका बुलडोजर सिलेक्टिव कार्रवाई करता है। तो ऐसे मामलों पर क्यों, जब उनके यहाँ के प्रतिनिधि मौन हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री का मौन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस को जहां पे सोशल मीडिया पे आपको समर्थन भी मिल रहा है, आपको धमकियां भी मिल रही शायद। नहीं, किसी की हैसियत धमकी देने की मुझे नहीं। एफआईआर कराने की इस फैजाबाद जनपद में अब कहीं पर भी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, पीताम्बरा माई का भक्त हूँ, किसी की हैसियत नहीं है हमको धमकाने की। इसको जातीय रंग देने की कोशिश। ये देखिए, अंतिम शस्त्र यही है। पहले ये कहा गया कि परिवार पैसा मांग रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि शरद शुक्ला ये वसूली के लिए कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा है इनको, ये करें क्या। अब इनको आ गया तो जातीय रंग देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर, मुझे आज तक नहीं पता था बनौदा किस बिरादरी के, ये उनके लोगों ने बताया मुझे कि किस जाति के। मैं तो नहीं समझता नहीं था भाई बनौदा। तो ऐसे में देखा जाए तो पीड़ित भी तो ओबीसी वर्ग से आता है। ये उनको समझना चाहिए ना। शरद शुक्ला क्या है भाई, ये समाज शरद शुक्ला से नहीं बना है, ये समाज बना है शरद शुक्ला से बना है, सुशील कौशल से बना है। डॉक्टर बनौदा से भी बन जाता अगर अच्छे से काम किए होते तो। अब तुमसे समाज नहीं बनेगा। तो इस तरह के लोग मिलकर समाज बनाते हैं। तो उसमें कोई ये कह रहा है कि डॉक्टर इस बिरादरी का है तो विरोध हो रहा है, ये कौन सी बात, मैं समझ नहीं पाता। बेटा, डॉक्टर बनौदा की वाइफ डॉक्टर रंजू बनौदा, उनका एक कमेंट बहुत ज्यादा पोस्ट लोग कर रहे हैं। जी जी। मतलब एक संवेदनहीनता उसमें दिखाई गई है। मुझे पता नहीं कि उनके खुद ऑफिशियल अकाउंट से है या नहीं, लेकिन ये काफी निराशाजनक है। तो ये संवेदनहीनता, देखिए, मानस में चौपाई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर नहीं। तो इस पे मैं इतना ही कहूंगा। और पहली बात, रंजू बनौदा की आईडी है या नहीं है, अगर नहीं है तो रंजू बनौदा जी को इसमें मुकदमा लिखवाना चाहिए, क्यों उनका दुरुपयोग कर रहा है उनके नाम से। तो इस तरह का, देखिए, जिन पर आरोप है और ऐसे वो घाव करते हैं, और उनकी पत्नी की आईडी अगर पोस्ट होता है तो वो घाव पर नमक छिड़क रहे हैं, और ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है। तो इस तरह के मामले पर जहां पर पीड़ित परिवार के साथ पूरा अयोध्या फैजाद खड़ा है, लोग दुखी हैं, आक्रोशित हैं, उस समय इस तरह की टिप्पणी, जातीय टिप्पणी, पैसा लेने का आरोप, इस तरह की चीजें कहना, मैं समझता हूं मानसिक विक्षिप्तता है। और ये इस तरह का बयान देकर लोग अपनी असलियत समाज को दिखा रहे हैं। अच्छा,
शरद शुक्ला नगर निगम में धृतराष्ट्र किसको कहते धृतराष्ट्र वो व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र अंधे थे, ये वाले अंधे नहीं हैं। हैं? अच्छा, ये पट्टी बांधते हैं आंख पर। ऐसा क्यों? किसकी बात कर रहे हैं? ये जिनको सब देखने की जिम्मेदारी है, जो नहीं देख रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, वो धृतराष्ट्र है। भाई एक आपको बड़ी और एक उदाहरण बता रहा हूं। इस समय पूरे नगर निगम में, शरद शुक्ला नाम नहीं लेके इशारा करते वो आप समझ रहे हैं तो बताने की जरूरत क्या है, आपकी मुस्कान बता रही है, आप समझ गए। संघर्ष चल रहा है इसमें अलाव को लेकर, आप जानकारी कीजिएगा। जब नगर निगम बना पहली बार तो 200 से अधिक जगह अलाव जले थे। नगर निगम का विस्तार हो गया, बस 56 जगह जल रहे हैं। जबकि बढ़ना चाहिए। अब महापौर जी हमको ये बताएं कि ठंडी कम हुई है, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, कि ठंडी कम हुई, या हो सकता है वो सोच रहे हो कि दूर दूर जलाएं ताकि प्रदूषण कम हो, क्या इनका मसला मैं समझ नहीं सकता। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ऊपर से नीचे तक नगर निगम 20 के 20 नाखून जो है भ्रष्टाचार के एकदम बिल्कुल समझिए डुबाया हुआ है। अभी आपने एक मुद्दा कान्हा गौशाला पर उनको घेरा था। जी नहीं, उनको नहीं घेरा था, उनसे हमारा कोई खेत मेड़ का मामला थोड़ा ना है, वो महापौर है, उनकी जिम्मेदारी है, तो उनसे ही तो कहूंगा। देखिए गौशाला का मसला इसलिए बहुत सेंसिटिव है कि गाय हमारे यहाँ पशु नहीं है, हमारी माँ है। उसका भाई हमने अपनी माँ के अलावा केवल गाय का दूध पिया है, तो हमारे माँ के समतुल्य है वो। और उसी गाय के नाम पर जिसको 33 कोटि देवी देवताओं में जिसमें वास है, उस गौशाला में अगर गायें भूख प्यास तड़प के मरेंगी तो वो चुप हो जाएंगे, मैं तो नहीं चुप होऊंगा, मैं बोलूंगा, लड़ूंगा। तो ऐसी क्या खामी क्या दिखी वहां? वीडियो देखा था, नहीं देखा था आपने? वीडियो पूरा देख नहीं पाएंगे। वहां पर गायें भूख प्यास से मर रही थी, जो गायें मर गई थी सड़ रही थी, तमाम गायों को खोद के गड्ढे में डाल दिया गया था और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी, गर्दन निकली है बाहर, सड़ रही है। इसका तो बजट आता है, तो बजट आता है तो जाता भी है। भी एक मानक होता है गौशाला बनाने। बिल्कुल मानक इसका है, इसमें यही सब मैंने बातें 50 गायों पर एक व्यक्ति, एक मजदूर होना चाहिए। नहीं, वो तो आप 10 गायों मजदूर का कहाँ लेन देन हो रहा है, लेन देन तो फंड का हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, पर गाय पैसा आ रहा है। अच्छा, प्रति गाय जो धनराशि आ रही है प्रतिदिन के हिसाब से, वो गायों के चारे के लिए, गायों के दवाई के लिए, उनके रखरखाव, उनके व्यवस्था के लिए तमाम फंड आ रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। वहां पर हमने देखा, अब जिस दिन हम गए थे, धरना आंदोलन किया, लड़े भिड़े, व्यवस्था में सुधार हुआ। हम तो गुड़ खिला के आए थे, जो हम गए तो गुड़ खिलाया गया गाय को, तमाम हम लोग सब साथी इकट्ठा होके गए। तमाम वहां पे जो अनियमितताएं थी पहले, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ठीक हुआ है। तो अभी स्थिति क्या वहां पर है, तो हमारा काम यह है कि कहीं कोई अगर अव्यवस्था है तो उसके खिलाफ उठाना आवाज और सरकार को चेताना। विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता तो हमारी है नहीं कि हम जाके व्यवस्था ठीक कर देंगे। वहां पे हम खाली कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, और लड़के ठीक करवाए उसको, व्यवस्था ठीक करवाई। वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं थी वहां पे ज्यादा, वो ठीक करवाया गया। वहां पे तमाम जो और चीजें वहां पर दिक्कत थी वो ठीक करवाया गया। तो ऐसी समस्याएं जब कहीं पर भी आएंगी हम लोग लड़ेंगे और उसको मसले को हल भी करेंगे। धृतराष्ट्र की आंखें खोलेंगे? धृतराष्ट्र की आंख नहीं खुलेगी। धृतराष्ट्र की आंख हम लोग संजय हो गए थे, जो है धृतराष्ट्र की आंख नहीं खुली थी, हम लोग संजय की तरह दिखा रहे थे, देखो संजय क्या है। आपने वो भी कहा था, आरोप लगाया था कि बगैर मजदूरों, मैं कभी आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं साक्ष्य के साथ आरोप लगाता हूँ जी। वो 1500 मजदूरों का जो पेमेंट था, हाँ दिखाऊं पेपर आपको? आप बता देंगे तो ठीक रहेगा। 1500 मजदूर, असल में हुआ क्या कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ अयोध्या फैजाबाद के अंदर, तो करीब 1500 मजदूर जो कंपनी ने अलॉट किए थे वो काम कर रहे थे, और ये कहा गया कि 1500 मजदूर हमको रिजर्व रखने हैं, जबकि उसी पेपर में लिखा हुआ है कि मजदूर पहले से हमारे पास सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में है, हमको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी 1500 मजदूरों को बैकअप के लिए दिया गया, और उन 1500 लोगों की सैलरी उसको निकाला भी गया। अब वो किसके पास गया ये समझने का विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं था, पूरा प्राण प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार से भरा हुआ नगर निगम एक पूरा पिटारा है। वो पूरा आयोजन, जितने भी उस दौरान काम किए गए, तमाम बंदरबाट उसमें की गई, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है।
और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की ही जो ऑडिट की रिपोर्ट है नगर निगम की, लोकल ऑडिट ऑफिसर की, उसमें मेंशन किया हुआ है कि कहां कहां अनियमितताएं पाई गई हैं। तो मैं उसी के आधार पर कह रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है, देखिए राम की नगरी है ये, यहां पर आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन वो चोरी राम से छुपेगी नहीं। आज नहीं तो कल वो बाहर आएगी और राम न्याय करेंगे। अब जब नगर निगम की बात होगी तो उसी में एक सरयू जल से छिड़काव का जी छिड़काव किया गया है, नहीं, सरयू जल का। हाँ, वो ड्रोन से छिड़काव कर रहे थे। स्वच्छता रैंकिंग में 28वां स्थान अयोध्या का। तो हाँ। आप और इससे खुश हैं? ये एक तरफ सरयू जल से छिड़काव किया जा रहा, अभी स्वच्छ अभी किया जा रहा। आज का वीडियो है, जो वेस्टेज है, जो शौच के जो गाड़ियां हैं, शौचालय के जो तमाम अपशिष्ट ये हैं, मोबाइल गाड़ी सरयू जी में डाले जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, सरयू मां सरयू, कहते हैं पतित पावनी सरयू। जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि पतित पावनी सरयू, और उसी पतित पावनी सरयू में आप अपशिष्ट डाल रहे हैं, मल डाल रहे हैं उसके अंदर। इससे बड़ा और कृत्य क्या होगा? और 28वें नंबर पे तो है अयोध्या फैजाबाद, आप खुश हैं? लेकिन पूछिएगा जाके, जो छाती पीटते हैं अपनी कि 28वें नंबर पे आ गए, उनसे पूछिएगा कि पूरे अयोध्या जनपद नगर निगम क्षेत्र के अंदर आपने डंपिंग स्टेशन कहां बना रखा है? पूरा डंप कहां करते बताइए? इनके पास डंपिंग लैंड नहीं है, किसी कॉलोनी डालाते हैं, कभी किसी कॉलोनी जाकर डालाते हैं। इनके पास वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। 28वें नंबर पे है। कैसे? जैसे कैसे बताऊं कैसे? जैसे सब चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है भाई। कहते हैं ना कि आपको तो खुश होना चाहिए, आपका शहर 28वीं रैंक पे आ गया। नहीं, मैं आपकी खुश होने ज्यादा शिकायतें मैं आत्ममुग्ध नहीं रहता हूं, मैं वास्तविकता से परिचित रहता हूं। मैं जब शहर से निकलता हूं, अभी आप जहां खड़े हैं, यहां से आप बढ़िए बेनीगंज की तरफ, चौराहे के पहले आपको वो गंदगी मिलेगी कि आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। आप चौराहे से मुड़िए रामपथ की तरफ, इस रामपथ के बारे में कहा जाता है रामपथ नाम दिया गया, अरे इसका नाम बदल दें। तो रामपथ पर शराब की दुकानें बंद करने की बात की गई थी, नहीं की गई थी? बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया था। तो प्रस्ताव कब पास किया गया था? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आधे दर्जन से ज्यादा शराब के ठेके आपको मिलेंगे रामपथ पर। अच्छा, रामपथ पे एक समस्या पार्किंग की सबसे ज्यादा जी, वो मैनेजमेंट इनके पास पार्किंग की व्यवस्था है कहां पर? इनके पास जो नगर निगम के मानक हैं, जो भवन बने हैं, किस भवन में पार्किंग की व्यवस्था बता दीजिए। शादियों के सीजन आते हैं, चारों तरफ जाम लग जाता है पूरी तरीके से। तो इनके पास कुछ मैनेजमेंट की, देखिए नगर निगम खुद को टोक्यो, वह कहते कि टोक्यो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो ये टोक्यो टेक्नोलॉजी जो है, पूरा कूड़ा वाला, जो गंदगी की बात है, आप अभी गुजरिए यहां से, गुलाबबाड़ी पहुंचिए, गुलाबबाड़ी से आगरतला की तरफ जब चलेंगे आप, तो आपको वहां पर ऐसी व्यवस्था होगी, नाक बंद करके चलना पड़ेगा। आप, मैं बताया बेनीगंज आपको, शहर में चले जाइए आप, शहर में जब आप बीजेपी कार्यालय की तरफ से वैसे ही नाक बंद करना पड़ता है, जो आप बढ़ेंगे वहां देखिए कितनी गंदगी है। इसके अलावा जो पार्क हैं, उन पार्क के आसपास देखिए, ये कह देना कि 28वें, देखिए एक शायरी है कि अपील तुम, दलील तुम, गवाह तुम, वकील तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसको भी चाहो हराम कर दो, सरकार तुम्हारी है। 28वां करो या 8वां करो या 1 नंबर पे कर दो। तो शिकायत भी है कि मतलब कुछ खुशी भी है, नहीं कुछ काम हुआ है? हम लोग कर रहे हैं ना काम। अयोध्या का उसकी है विकास पे कुछ विकास नहीं, विकास हुआ है। नहीं, विकास हुआ है। विकास ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सड़क बनी जिसको रामपथ कहते हैं, और कम से कम 2500 यहाँ धसी है। वही नहीं, चौक में आप जाइए, गुलाबबाड़ी वाली रोड धस जाती है। विकास इस तरीके का किया गया कि पूरे अयोध्या फैजाबाद के अंदर अगर सबसे अधिक प्रतिबंधित हुआ है तो अयोध्या के लोग हो गए हैं। अगर आज किसी व्यक्ति को श्री राम अस्पताल जाना हो तो जा नहीं सकता है, गाड़ी पास कराओ, ये करो, वो करो। तो जो प्रतिबंध लगा, जो व्यापारी लोकल थे अयोध्या के, उनको लगा कि राम मंदिर बनेगा तो व्यापार बढ़ेगा, लोकल व्यापारी सब स्थापित कर दिए गए, सब वहां गुजराती व्यापारी आके व्यापार कर रहे। यहाँ पर जो ई रिक्शा वाले थे, उनको लगता था कि जब यहाँ पर मंदिर बनेगा तो यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा। उनको बांध दिया गया कि तुम फला के आगे नहीं जाओगे, वहां से सिर्फ गुजराती गाड़ी चलेगी। जो ठेकेदारों की बड़ी बड़ी गोल्फ कार्ट्स हैं जो अवैध रूप से चल रही है, वो चलेंगी, वो नहीं चलेगा। हाँ, वो तो मतलब कहने का ये है, इनका जो विकास हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, कहीं एक तरफ दिखाई नहीं पड़ता है। अब बताइए ना कि अभी एक बारिश आ जाए, एक बारिश, विकास ऐसा होता है कि पूरा विकास बहने लगता है, लेकिन यहां से लेकर
मतलब आपका सीधा आरोप है अपनों का साथ अपनों का विकास, अपनों का साथ नहीं, अपने का ही साथ, अपने का ही। अपने का ही विकास कर रहे हैं वो, अपनों भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनों तो इससे दुखी हैं, थाने में पीटे जाए, चौकी में पीटे जाए, सुनवाई यहाँ नहीं हो रही, भाई साहब वहां सुनवाई नहीं हो रही। अपने का विकास, अपनों का नहीं, वो अपनों के भी नहीं हो पाए, सिर्फ अपना विकास। यहाँ की एक ऐतिहासिक इमारत है नरेंद्रालय, जी, उसको भी लेके आप काफी चिंतित हैं। नरेंद्रालय एक बहुत बढ़िया सभागार हुआ करता एक समय में, हम्म, तमाम वहां पर आयोजन हुआ करते थे, लेकिन वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उनकी संवेदनहीनता का शिकार हो गया। आज भी चाहें तो उसको डेवलप किया जा सकता है। जब आदरणीय श्री विजय गुप्ता जी चेयरमैन हुआ करते थे तो उस दिशा में तमाम काम किए गए थे, कुर्सियां उर्सियां भी वहां पर आई थी, तमाम सारी चीजें वहां पे आई थी लेकिन उसके बाद के लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप आज जाएंगे तो वहां पर आपको नगर निगम की खराब जो गाड़ियां हो जाती हैं वो आपको वहां खड़ी मिलेंगी, आपको इतनी गंदगी वहां पे मिलेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। नगर निगम के में रहने वाले तमाम सफाई कर्मी हैं वो अवैध रूप से ऊपर वहां रह रहे हैं, कोई उनकी गिनती नहीं कितने लोग ऊपर रह रहे हैं। उसके बाद वहीं पे अंदर उद्यान विभाग का ऑफिस बन गया है। तो एक दिन मैंने एक आरटीआई के माध्यम से पता लगाया कि भाई क्या चल रहा है, तो पता ये चला कि वहां पर उद्यान विभाग के कार्यालय के अलावा वहां कुछ और नहीं हो सकता है। ये जो गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर रखी है ना, ये सब अवैध है, तो इसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी, इसका भी हल कराया जाएगा। वहां से तो कांग्रेस कार्यालय मुझे लगता है कुछ कदमों की दूरी पे। हाँ हाँ, कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता वहां मिल जाए तो साफ सफाई कर दे, तो हम कर तो रहे हैं, आप कर रहे हैं। करेंगे, हटवाएंगे और ज्यादा नहीं समझ लेगा क्यों मिलेंगे आपसे जिंदगी भर, उसको करवा के रहेंगे। अभी एक मामला है, ये हल हो जाए। कांग्रेस की अयोध्या में क्या स्थिति है? आपको क्या स्थिति लगता ये है कि पूरे जनपद में एक मामले को लेकर सारे नेता मौन हैं, एक कांग्रेस नेता लड़ रहा है, स्थिति यही कांग्रेस की है। क्या पार्टी से सपोर्ट नहीं? पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। या कुछ और सुधार चाहते हैं? इसका क्या रोड मैप कुछ तैयार किया आपने? मैं चाहता हूं कि इस पार्टी ज्यादा मुखर हो, राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय नेता बोले, क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर उनको लड़ना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, आप युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, जेएनजी की बात जी, तो कांग्रेस से युवा कितना जुड़ता हुआ नजर दिखाई पड़ता है एज उपाध्यक्ष अगर आप? देखिए इस बहुतायत में इस देश में जो आबादी हो नौजवानों की, नौजवानों को बड़ी अपेक्षा जो है वो नरेंद्र मोदी जी से थी। अपेक्षा का मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने सपने दिखाए थे जिस तरीके के, उससे उनको लगा कि शायद देश पूरा सोने की चिड़िया हो ही जाएगा। और उन्होंने क्या कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और तमाम यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, तमाम इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तमाम सारी बात की गई थी। लेकिन रोजगार के नाम पर रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, रोजगार उन्होंने करोड़ों के तादाद में लोग जो बेरोजगार हो गए। अब आप मैं बताता हूँ अयोध्या पे आता हूँ इस चीज को लेकर। अयोध्या में स्थिति ये है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज के नाम पे 2 यूनिवर्सिटीज, एक राम मनोहर लोहिया है और एक नरेंद्र विश्वविद्यालय है, दोनों की दोनों कांग्रेस की देन है। हमारे पास फैक्ट्रीज के नाम पर एक शुगर मिल है और एक पेपर मिल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस चीज को कि पिछले 25 वर्ष में लल्लू सिंह जी यहाँ के माननीय विधायक रहे, 5 वर्ष वो सांसद भी रहे, 5 वर्ष पवन पांडे विधायक और मंत्री भी रहे, अभी अवधेश प्रसाद जी हैं। इस 35-40 साल के कार्यकाल में आप मुझे बताएं कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन रख नहीं सकता था अयोध्या के अंदर? अगर आपकी इतनी उपलब्धियां रही कांग्रेस सरकार, तो आप अयोध्या जिले से लगभग शून्य की स्थिति। जी नहीं, शून्य मत कहिए भाई, मैं लड़ रहा हूँ। अभी आप ही कहे हैं हमसे, आप अभी आपने ही कहा कि सब मौन है, आप लड़ रहे हैं। आप अपवाद हैं, चलिए प्लस कर देते हैं। प्लस कर देते हैं आप। तो उसके बावजूद इस स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो पाया? हो रहा है सुधार, सुधार होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तो होगा। कोई रोड मैप बनाया? देखिए मेरा विषय नहीं है, मैं बीइंग अ शरद शुक्ला, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस, मेरा विषय वो है। तो जो यूथ कांग्रेस का जो रोड मैप है, हम उस दिशाओं के अप्रोच करना, आप लोग लड़ेंगे। देखिए ये नहीं, क्यों नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि, एक दिखता है आपके अंदर वो आग दिखती है कि आप ये इस पार्टी को थोड़ी सी ऊंचाई पे ले जा सकते। जी जी, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, ऊंचाई पार्टी है नहीं, यहाँ से। हाँ, यहाँ भी है ऊंचाई पे। अभी 10 वर्ष पहले सांसद यहाँ पे थे हमारे नेता नमकत्री जी, तो है। बस मामला इतना सा है कि जिस प्रकार सारी तंत्रों को लगाकर विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं, जब से सरकार बनी है सैकड़ों बार मेरी गिरफ्तारियां, सैकड़ों बार मुझे नजरबंद किया गया है, कितने मुकदमे लिखे गए हैं। तो ये लड़ना, मैं समझता हूं कि राजनीति में विपक्ष का जो काम है, और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे मेरे नौजवान साथी, उनसे भी यही कहूंगा कि राजनीति करना है अगर तो लड़के करो। किसी नेता को पकड़ के सेल्फी ले लेना, फोटो खिंचा लेना, ये अवसर मिला वो अवसर मिला, इससे समय व्यर्थ होगा।
आप राजनीति मत करिए, राजनीति करिए, पहले तय करिए करना क्या है और उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़िए, जनता के लिए लड़िए, किसी से मत डरिए। कांग्रेस की एक विचारधारा, जैसे उसकी जो मूल विचारधारा है, आपको ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से हट गई है, उसमें थोड़ी भटक गई। कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादा आ गई उसके अंदर? नहीं, कांग्रेस अपनी विचारधारा पर अटल है। कांग्रेस इस देश की आत्मा है। जब तक ये देश है तब तक कांग्रेस है। नहीं तो कन्हैया कुमार को शामिल करने की क्या जरूरत है? तो देखा जाए पूरी तरीके से कम्युनिस्ट नहीं तो कन्हैया कुमार शामिल हुए ना, कांग्रेस में शामिल हुई है कम्युनिस्ट पार्टी में। विचारधारा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। विचारधारा आके इसी में शामिल हो गई, वो इसी को और पहन ली है कांग्रेस को। वो क्या थे मसला ये नहीं है, वो क्या हो गए मसला ये है। कांग्रेस में कांग्रेस एक बहुत बड़ा एक वैचारिक क्रांति है। तमाम कन्हैया कुमार जैसे लोग जो किसी दल में भी रहे हों, वो जब यहां पे आते हैं तो कांग्रेस एज अ कांग्रेसी होकर काम करते हैं। जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी वाले बन के एक नेता काम करेंगे उस दिन बाहर हो जाएंगे। तो ये तो वही बात हुई ना, जैसे बीजेपी में कहा जाता है कि एक वॉशिंग मशीन है कि नहीं तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात मैं बता रहा हूँ। हम्म, जो कन्हैया कुमार के बारे में आपने पूछा, आपको याद होगा जब कन्हैया कुमार ने और उनकी टीम ने कुछ ऐसी बातें की थी, तो मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति था खिलाफ मोर्चा खोलने वाला। क्यों नहीं वो पार्टी खड़ी हुई जो आज राष्ट्रवाद की बात करती है, कितने लोग सड़कों पे आए थे। तो ये सब देखिए, ये बीजेपी के का एक प्लान्ड एक आयोजन होता है, एक कार्यक्रम होता है। इस तरह के माहौल को बनाना, उसका लाभ लेना। और मैं हमेशा से मुखर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कन्हैया कुमार हो या कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, देश सबसे पहले है। तो आज अगर वो कांग्रेस में आए हैं तो स्वागत है उनका। राहुल गांधी को नेता कैसा देखते? राहुल गांधी से करुणा भरा नेता, उनसे काइंड नेता, उनसे मजबूत नेता, उनसे निडर नेता भारत की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी का नेता अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी को जमीनी हकीकत तो देख क्यों नहीं पा रहा? क्या उनके आसपास ऐसे लोगों को जमावड़ा आ गया है कि उनको देखने नहीं दे रहे उस चीज को? नहीं, राहुल गांधी जी लगातार इस समाज के अंतिम व्यक्ति से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो कूली हो, चाहे वो जो कोई जूते बनाने वाला मोची हो, चाहे वो लकड़ी काम बनाने वाला कोई बढ़ई हो, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इस पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश के अंतिम व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात करी है और देश के स्थिति उन्हें पता है। इसीलिए वो लगातार देश में अलग अलग विषयों पर बीजेपी के सामने, मोदी जी के सामने सीना तान कर लड़ते हैं। और पूरे देश के अंदर इकलौता नेता राहुल गांधी ऐसा है जिन्होंने इस बात को कहा कि चौकीदार चोर है, और डंकी की चोट पे कहा। और आज भी वो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, आज भी वो कह रहे हैं। आपने कहा चौकीदार चोर, उस पे सुप्रीम कोर्ट से ग्रांट भी पड़ी होगी। किसको? राहुल गांधी। नहीं, आप उसके जजमेंट को पढ़िए पूरा पहले। भाजपा जो बताती है वो ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार पड़ी है, इनसे माफी मांगी। ये किसने बताया? मीडिया में चलता है, उसको चर्चा हो रही है। मीडिया भरोसा भी करते हैं आप? ये तुम छोड़ दिए, 14 में छोड़ दिए थे। अच्छा, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो मीडिया भरोसा तो छोड़ दिया हमने, और बीजेपी वालों की बात आप मत माना करिए, आज जजमेंट पढ़ा करिए। उसके बाद भी हम तो 19 में मैं नारा लगा रहा था चौकीदार चोर, अभी भी कह रहा हूं चौकीदार चोर है ये। और वोट चोरी के मामले में भी हो रहा था कि ये हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, काहे नहीं करवा दिया। जो सत्य है वो निडर है, वो दबने वाला नहीं है। और राहुल गांधी जी इस देश के अंदर लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद है। जब देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में आ गया है, जब लोक अतिवाद हो गया है, एक कह सकते तानाशाही चरम पर है, तो राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं इस देश के अंदर जो अंतिम उम्मीद, अंतिम व्यक्ति के समाज के अंदर। अच्छा, प्रियंका गांधी एक नेतृत्व उनका कैसा आपकी नजर में? प्रियंका जी प्रभारी थी, हम लोग को काम करने का मौका मिला। प्रियंका जी बहुत एनर्जेटिक लीडर हैं और लगातार वो पूरे देश भर के अंदर उनको सुनना चाहते हैं। उनकी दोनों में विजनरी कौन, राहुल गांधी या प्रियंका? देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि विजनरी इस पूरे देश के अंदर प्रियंका जी अच्छी नेता है, वो ठीक है, लेकिन मेरे नेता राहुल गांधी है। और राहुल गांधी से बड़ा विजनरी नेता इस भारत में आज की डेट में नहीं। अखिलेश जी प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। अखिलेश जी बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले नेता हैं, बहुत अच्छी समझ वाले नेता हैं, और उन्होंने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी प्रशंसा भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं देश के अंदर सबसे विजनरी नेता कोई है तो राहुल गांधी। लेकिन गठबंधन टूटने पर अखिलेश जी गाली देते हैं कांग्रेस। गठबंधन जब सीटें लड़ी साथ में, तो कांग्रेस बड़ी धोखेबाज पार्टी है। कहाँ कहा, अभी तो साथ में है। अभी है ना, इलेक्शन बाद में लोकसभा, कभी नहीं वो लोकसभा विधानसभा चुनाव जब आप साथ में लगे, हाँ, सीटें नहीं आई। हाँ,
वही अखिलेश यादव अब कांग्रेस में तो बाद में स्वीकार किए होंगे तो सब गठबंधन फिर कर लिए हैं। कांग्रेस के बिना पार नहीं हो पाएगा अच्छा कांग्रेस के बिना ना, बताइए समाजवादी पार्टी का ना। नहीं पार होगा कि नहीं नहीं, कांग्रेस वो तो ये तो आप देख रहे हैं ना। अगर वो कह रहे थे कि कांग्रेस गड़बड़ थी, गठबंधन फिर क्यों कर लिया? फिर आज कांग्रेस का गठबंधन करने का लाभ ये हुआ, पार्टी की सीटें बढ़ी नहीं बढ़ी, तो गठबंधन का लाभ तो हुआ है। और देश के अंदर पूरे अगर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में कोई नेता दिख रहा था, राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने पूरे देश में घूम के कहा इस चीज को। वो जो आप देख रहे थे ना कि तमाम ये चीजों को खत्म कर रहे थे, तमाम संस्थाओं को ये कब्जा कर रहे थे, तो राहुल गांधी ऐसी आवाज देते इसके अंदर डालना। अच्छा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी, क्या विजन रखते हैं युवाओं के लिए? देखिए मेरा मानना इतना है कि नौजवान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात, वो करना क्या चाहता है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अयोध्या फैजाबाद के अंदर, क्योंकि मैं अयोध्या की बात लेकर करता हूं, जो मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और मैं इसी की बात करता हूं, तो अयोध्या में जो नौजवान है उनकी आवश्यकता जो है वो पहली आवश्यकता जो है वो शिक्षा और रोजगार है। तो अयोध्या फैजाबाद के अंदर शिक्षा और रोजगार की जो व्यवस्था आप दिखी रहे किस तरीके की है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बार मैं डिबेट में था, तो डिबेट में मैंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या किया आपकी पार्टी ने रोजगार के लिए, तो कह रहे गुप्तार घाट बनवा दिया है। तो हमने कहा दौड़े उसी में चल के नौजवान सारे। तो ये जो उनका विजन है कि गुप्तार घाट बनवा दिया, राम की पैड़ी बनवा दी, ये छोटे छोटे बनवा दी, मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा चाहता है और फिर वही रोजगार चाहता है, उसके लिए क्या व्यवस्था। मैं समझता हूं भैया कि विकास ऐसा हो कि 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब आध्यात्मिक विकास हो, खूब मठ मंदिर बने, आध्यात्मिक विकास हो, खूब मठ मंदिर में खूब भजन कीर्तन हो, और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत खूब कल कारखाने लगे, ताकि विकास ऐसा हो कि टाटा बिरला जब आए हैं अयोध्या तो दिन भर फैक्ट्री में काम करवाएं और रात में हमारे में राम राम करें, तब वो इसको विकास में मानूंगा। मेरा विजन यही है कि विवेकानंद जी भी कहते थे कि भारत का अध्यात्म और पश्चिम का विज्ञान दोनों मिलके ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अध्यात्म का विकास पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत खूब मठ मंदिर बने यहाँ 5 कोसी परिक्रमा पर, लेकिन 14 कोसी में खूब कल कारखाने लग जाएं कि जो नौजवान यहाँ पढ़े वो यही रोजगार करे और यही अपने परिवार के बीच में जाके रहे, क्योंकि लोगों का पलायन बहुत बड़ी समस्या है। आपने एक डिबेट मैंने आपकी देखी थी, इस डिबेट में आप कह रहे हैं कि अयोध्या में, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार आए या 2 बार आए उस समय जब डिबेट हो रही, उनकी शिकायत ही थी कांग्रेस से कोई नहीं आया, और आज भी ये शिकायत है लोगों की कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं आया, और जबकि जहां तक मुझे पता है आप जाते हैं। जब ये राम मंदिर की बात करते हैं तो इनको समझना चाहिए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, राम मंदिर शिला पूजन किसने कराई, और वो लोग, मैं आपको इसको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो ये युवा पीढ़ी को कहा यार नहीं, युवा पीढ़ी जेनजी की बात जब आप करते हैं, देखिए उसको तो पता ये ही नहीं है ताला किसने खुलवाया। कारण क्या है, जब जेनजी इतिहास से ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की बात की थी। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे एस.एन. भंडारी, उन्होंने उस अध्यादेश का विरोध किया था और वो बिल पास नहीं हो पाया। तो उस दौरान तो अध्यादेश थे कि राम मंदिर बनने जा रहा था, इन्होंने उसको नहीं किया। और जहां तक किसी के आने की बात है, राजीव गांधी जी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से, भाजपा तो उसको कहती है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वहीं से शुरू हुआ, वो उनका अपना विजन हो सकता है। हमारा हमेशा से ये मानना था, राम राज्य की बात सबसे पहले किसने की थी, राम राज्य की बात सबसे पहले किसने की थी, प्रधानमंत्री इन्होंने महात्मा गांधी जी ने, और बाद में उसको कांग्रेस ने उसका अनुसरण किया। हमारे संविधान की पुस्तक में मीरान दरबार बना हुआ है, और इस देश ने जब देखा रामायण को करीब से तो देखा उन्होंने रामानंद सागर जी के सीरियल में उसको लॉन्च किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। तो कौन मंदिर आया कौन मंदिर नहीं आया विषय ये नहीं है। मंदिर, शंकराचार्य मंदिर आए, शंकराचार्य जी मंदिर आए, क्यों नहीं आए मंदिर, इसका जवाब किसी के पास है? अमित शाह मंदिर आए अभी तक? आप कितनी बार? मैं गया मंदिर, मैं जब रामलला टाट में थे मैं तब गया था, जब रामलला वुडन मंदिर में आए तब गया था, और अभी मैंने इनसे परमिशन मांगी सुंदरकांड पढ़ने की, इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, तो दे दे तो मैं चाहूंगा। ये बात ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाते राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? सब मैं सबको पता है, सबको पता है, और किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब जिसको मंदिर आना होगा तो उसको कोई भाजपा ही नहीं बताएगा कब आना है।
ना किसी को पता है कभी आए थे। आप तो बता सकते हैं। ना 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 कतई नहीं बता सकते। मैं अपना काम कर रहा हूं। अभी शोभा यात्रा थी, रामलला का प्रकटोत्सव हुआ था, अभी बीच में हुआ। कोई उसमें बताइए कौन नेता उसमें बड़ा शामिल हो गया था भाजपा का? उसमें मैं शामिल हुआ था। पूरी रामकोट की परिक्रमा करी, रामलला को स्थापित किया उस पर रथ पे जाके मैंने, और बढ़िया आरती करी। तो किसी को सर्टिफिकेट होना चाहिए हमको किसी से। जब ये सिलेक्टिव काम होगा, जैसे अभी ये कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, जो ये द्वादशी, इसमें भी सिलेक्टिव चीजें चलेंगी, फला आएंगे, फला नहीं आएंगे, ये आएंगे, वो नहीं। मुझे इससे आपत्ति बहुत होती है। किसी की राम भक्ति आप कैसे तय कर सकते हैं? वो संतोष दुबे जिन्होंने कार सेवा में गोली खाई, वो दर्शन पर नहीं बुलाए जाएंगे। वो इकबाल अंसारी जिसकी 3 पीढ़ी मुकदमा लड़ी मंदिर के खिलाफ, उसको वीआईपी गेस्ट बनाया जाएगा। तो इससे कैसे चलेगा? और ये पूरा समाज देख रहा है इस चीज को कि मंदिर, राम मंदिर के अंदर किस तरह के लोगों का कब्जा हो चुका है। और इससे मैं कोई मुंह पे आपके नहीं कहेगा, लेकिन अभी एक बड़ी वरिष्ठ नेता है विनय कटियार जी, उनका भी बयान सुना होगा आपने। विनय कटियार जी का बहुत योगदान मंदिर, आपने दर्शन करते हो उनको देखा कहीं पे? आपने देखा कहीं उमा भारती जी को? आपने कहीं पर देखा कहीं पे आपने इस तरह के लोगों को जो मंदिर के लिए लड़े? तो ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों बनाई जा रही है कि राम भक्तों को दूर किया जा रहा है? और वो तमाम सारे लोग जिन पर आरोप है बीइंग ऑफिसर गोली चलवाने का राम भक्तों पर, वो ट्रस्ट में जिम्मेदार उनके बैठे हुए हैं। गलत कह रहा हूं बताइए? नहीं, आना ना आना वो अलग बात है, आप दर्शन करें ना करें, आपकी भक्ति आपके अंदर, लेकिन आप राम को ही नहीं माने, ये कौन सी बात है? राम को किसने नहीं माना? आप ही की पार्टी से। कतई ऐसा नहीं है, हलफनामे वाली बात, कतई बात ऐसी नहीं है। एएसआई आप इसको पढ़िएगा तो जाके दोबारा। ये असल में क्या है कि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जब से खुला है, दौड़ा है, बता दे रहा हूँ, इसको वेरीफाई नहीं करते, बता दे रहा हूँ, अरे बता, आज वेरीफाई हो जाएगा सर। एएसआई, एएसआई समझते हैं? आर्कियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज की रिपोर्ट लगाई थी। बाद में कांग्रेस ने सदन के अंदर इसका विरोध किया, इसका विरोध किया, जो आज तक ही कहा जाता है। अब बीजेपी की सरकार में एएसआई ने भी रिपोर्ट लगाई थी कि राम सेतु है ही नहीं, लगाई थी, उसको कोई नहीं चर्चा करता है। इनके मंत्री ये कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। ऑन कैमरा बोल रहा है ना, क्या कार्रवाई उसमें हो रही है? सारी बात देखिए, झूठ जो होता है 1000 बार बोला जाए, 10,000 बार बोला जाए, झूठ झूठ होता है। कहीं पर भी मुझे एक बयान आधिकारिक रूप से कोई दिखा दे कांग्रेस पार्टी का कि राम के बारे में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई टिप्पणी करी गई इस तरीके की कि वो हैं या नहीं है। अरे जिनसे हमारा अस्तित्व है, हम उनको नकारेंगे तो कहां जाएंगे? अगर हम उनको नकारेंगे तो हम कहां जाएंगे? तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा। ये बीजेपी द्वारा पोषित एक फेक एजेंडा है, एक फेक प्रोपेगेंडा है जो लगातार फैलाया जा रहा है। आप उसकी काट निकाल तो रहा हूं ना, मैं पेपर दे दूंगा आपको जजमेंट का उसके। एएसआई ने, मुझे नहीं चाहिए ये पब्लिक के बीच ये बातें सामने क्यों नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स नहीं है सर, आप समझते क्यों नहीं है? आप लॉन्च करिए। नहीं, इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है नहीं, वो तो मोदी जी की कोई है। तोड़ तो निकालना ही चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को खुद जो है जानकारी लेने का इच्छुक होना चाहिए। जब हमको उतना ही पानी पीना है जितना मोदी जी व्हाट्सएप से पिला देंगे, तो हम कहां और ज्यादा ज्ञान लेंगे? नाले से गैस के सुनिए आपने, प्रधानमंत्री देश का कहता है कि ऐसे था, नाला था, उस पर हमने भगोना पलट दिया, पाइप लगाई, चाय बना दी। भक्त लोग वहां मोदी 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 जी कह रहे हैं कि ऊपर कोहरा हो गया तो रडार नहीं पकड़ पा रहा है। मोदी जी वो नहीं है, उनके भक्त लोग सब मोदी मोदी कर। मोदी जी तो मगरमच्छ से भी लड़ गए। मोदी जी कह रहे थे कि बचपन में गए, उनकी सुनिए तो एक कॉमिक्स आई थी उनकी, बचपन में मगरमच्छ उठा रहे थे वो। क्या ये चल रहा है भाई तमाशा? ये प्रधानमंत्री है देश के, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, संगठन की बात आती है जी, तो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने आरएसएस की बड़ी तारीफ की संगठन को लेकर, साथ में शशि थरूर ने उसका बड़ा सपोर्ट किया। नहीं, संगठन दिग्विजय सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनकी कांग्रेस से तो कोई शंका नहीं की जा सकती। अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो दिग्विजय सिंह को चाहिए हो। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह लिए और बहुत मजबूत नेता है। उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं? उस बयान का समर्थन शरद शुक्ला करते हैं? मैंने बयान पढ़ा नहीं अभी तक। बयान ये है, आरएसएस
मैं पढ़ लूं, मैं पढ़ के बताऊंगा। आरएसएस ने उसको में फोटो ट्वीट की थी, लाल की अडवाणी कुर्सी पे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जमीन पे बैठे हैं। उन्होंने कहा ये संगठन की शक्ति है, आगे चलकर जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ भी बन सकता है, कांग्रेस में भी। शशि प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, क्या नहीं बना कभी आज तक व्यक्ति कांग्रेस में? आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, कल को मैं भी कुछ बन जाऊंगा, तो मैं भी यही कहूंगा फिर भाई बहुत सारे सामान्य से, मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। एक कार्यकर्ता जो बेर बेचता था, रेडी लगा के बेर बेचता था, वो उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के थे, उनको कांग्रेस ने एमएलए बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति दूध का व्यापार करता था, कांग्रेस ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी को राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। नाम देखिए, मुझे याद नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। सर शरद शुक्ला छोड़िए, शरद शुक्ला के ऊपर कभी ठप्पा लगा है कि भाजपा ये सब मेरे ऊपर नहीं, इससे बेहतर मैं कोई पोस्ट की हो? नहीं, कभी इस तरह का नहीं। क्यों कहेगा? कमेंट में आया, मैं अगर चीर दूं अपना सीना जो है, तो हाथ से पंजाब को यहाँ भी मिलेगा। मैं पूरा पैर के नाखून सर के बाल तक पूरा कांग्रेसी हूँ। मुझे याद है गीता का श्लोक आपने पोस्ट किया था। गीता का श्लोक का सीन ये है कि ये गीता मेरे जेब में हमेशा रहती है। उसको जो है मुझे बड़ा हिम्मत मिलती है, इसको पढ़ के कोई कुछ भी कहे, कोई मतांध व्यक्ति टाइप का रहा हो कोई, उसका मैं बहुत ज्यादा विश्वास मैं नहीं करता। अच्छा, राजनीति में आप अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? राजनीति में जब मैं आया हूँ और मैंने अपना जीवन पूरा देखी है, मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैंने पूरा जीवन अपना प्रभु को समर्पित कर दिया है। जैसे वो मेरी सेवा लेना चाहेंगे तो मुझे उस योग्य बना देंगे। मैंने आज तक कभी कुछ बनने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं, और कई बार ऐसा हुआ भी कि संगठन हुआ, चुनाव लड़ा, निर्वाचित हुआ, कई बार बहुत सारी विधानसभा का टिकट मैं मांग रहा था, टिकट किसी वजह से नहीं हुआ, वजह आप जानती हैं क्यों नहीं हुआ। तो सब प्रभु की इच्छा है, वो जब चाहेंगे जहां चाहेंगे सकते हैं। आप इतने धार्मिक व्यक्ति और आपकी पार्टी ऐसे लोगों से किनारा भी नहीं कर पाती जो कहते हैं सनातन डेंगू है। नहीं, ये देखिए किसी दल मैं की, कहता हूं किनारा करे या न करे, बिल्कुल करना चाहिए, पॉलिटिक्स बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध तो कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए। मैंने ऑन कैमरा विरोध किया है इसका। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं करता। अरे आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, उनसे पूछे वो बताएंगे जाके। आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं। नहीं, होना चाहिए कि नहीं? बताइए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति, किसी को भी धार्मिक मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। इसी प्रदेश के अंदर जो एक मुख्यमंत्री भगवा पहनते, एक मठ के महंत हैं, उसी लखनऊ के अंदर जहां वो रहते हैं, वहां पर रामायण जलाई जाती है। क्या कार्रवाई होती है? एक व्यक्ति जिसको नेवला प्रसाद मौर्य, तो वो व्यक्ति लगातार सनातन के ऊपर टिप्पणी करता है, लखनऊ में बैठ के करता है, उसको सुरक्षा दी जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्हीं का एक मंत्री, ये जस्टिफिकेशन है जी कि अगर वो कर रहे हैं, नहीं, कतई नहीं करना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैंने क्या कहा? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी दल का हो, किसी भी गठबंधन का हो, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा नेता हो, धार्मिक मामले पर टीका टिप्पणी करने वालों का कतई समर्थन नहीं होना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैंने किया भी है। अच्छा, आजकल एक बहुत ज्यादा चल रहा है जातिगत सम्मेलन। अभी भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने आपस में मीटिंग की, उस पर लोगों भोज किया था, भोज किया था। तो भोज तो समरसता बनती है, मैं तो सुना था भाई। तो क्यों लोगों को आपत्ति हो रही? अब ब्राह्मणों की एकता से सबको डर ही लगता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। समाज में सदन चलता है जब, तो तमाम विधायक मिलते हैं, दूसरे से मिलते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं तीनों लोग, और संयोग से तीनों ब्राह्मण हैं। अब कल कोई पॉडकास्ट वाला कह दे सब ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे पॉडकास्ट में, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है ये। और हाँ, एक चीज और समझिए क्या है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की टिप्पणी किए हैं। हाँ, झुकी, सबसे बड़ा जिनकी रीढ़ झुकी हुई है। हाँ। झुकी रीढ़ वाले राहत रू के जो मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा नोटिस जारी करेंगे, और अपना वो सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो ये चूंकि कोई, अगर मान लीजिए लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, इससे भय किस बात का है? ब्राह्मण के दरी बिछाए खाली, बस ब्राह्मण राजनीति ना करे। अच्छा, 25 तारीख की पोस्ट आपने 25 क्रिसमस था, उसपे आपने अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई। मैंने क्रिसमस की बधाई आपने नहीं दी, अटल की दी। अटल जी की 25 तारीख को। अरे वो मामला चल रहा है, उसमें आप बधाई बधाई हमसे लेंगे और आप वार होगा। क्रिसमस की बधाई तो दे ही सकते हैं। नहीं, क्रिसमस की नहीं, मैं आपका शीर्ष नेतृत्व क्रिसमस की बधाई राहुल गांधी वीडियो डाल के, प्रधानमंत्री जी दिए हैं वो तो, जिंगल बिल करने वहां भी। तो उन्होंने अटल जी का भी तो दिया।
राहुल गांधी जी क्रिसमस पेड़ के बगल को मतलब फोटो तो हमारा ही जो नेता है आप वो आपको पोस्ट करें। वो असल में नहीं किया, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्योंकि जो विषय पर मैं लड़ रहा हूँ बहुत भावनात्मक विषय है वो, और उस अवसर पर बधाई बधाई किसी त्योहार की मैं दूंगा, उससे गलत संदेश जाएगा। किसी और तो त्योहार ना की दे ही दिए देते, बताइए। नहीं तो ना ही देते आप, लेकिन आपने अटल जी कर दिया। नहीं, उनको उनको मैंने नमन किया। हम्म। अब मैं क्रिसमस को नमन करता तो वो भी अच्छा लगता था। गांधी परिवार के इतर ऐसा कोई राजनेता जिसको आप पसंद करते हैं? गांधी परिवार के इतर या कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए आप। जिसको आइडियल मानते हो आप? आइडियल तो फिर विशाल विवेकानंद जी भारत को मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ, उसके अलावा किसी को वो राजनेता नहीं। नेता तो थे, नेता नहीं, राजनेता अंतर्राष्ट्रीय राजनेता नेता में बताइए। राजनेता और नेता में होता है बहुत लोग की अपनी। इस तरह से कोई एक हमारे नेता हैं अमेठी के, हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग के नेता हैं श्री दीपक सिंह जी, वो उनको मैं नेता मानता हूँ। उनकी हमको अच्छी रहती है स्टाइल काम करने की, जो है लोगों का त्वरित कार्रवाई करने की अच्छा, उनकी किसी मदद सवाल करना। को अगर बदल दिया जाए जी। अयोध्या खुद को पसंद थोड़ी करता हूँ, कार्यशैली अच्छी लगती खुद है को जैसे। पसंद करता इसको हूँ, तो फिर कई लोग कहेंगे आत्ममुक्त है। वो उनका विषय है। मैं अपना पक्ष देने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं कहता, मैं तब कहता, मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अनूप सिंह जी हैं अनूप सिंह। समाजवादी पार्टी में, वो बिल्कुल जिस तरह नेता होना चाहिए उस तरह के नेता वो हैं। मैं इसको ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखता रहता हूँ एक्टिविटी, और पब्लिक में उनके प्रति जो विश्वास लोगों का है वो भी बहुत बहुत स्वागत योग्य है। राजनीति में आने से ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ में आप मिस करते हैं? ऐसा लगता है कि अरे यार राजनीति में ना होता तो ये कर लेता। कभी नहीं, मैं राजनीति में ही होता। नहीं, राजनीति में होते जैसे देखिए क्या है भैया, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है। मैं अगर मगर वाला व्यक्ति हूं ही नहीं। मैं राजनीति में ही होता, राजनीति ही करता, इसके अलावा मैं कुछ सोचता ना मैं कुछ करता, कभी विचार ही नहीं किया तो इसके आपके बारे में। पारिवारिक बैकग्राउंड में राजनीति कभी से कोई नहीं, कोई नहीं? कभी कोई नहीं, कभी कोई नहीं। मतलब परिवार में सारे लोग, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, परिवार में लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो मैं पहला व्यक्ति पीढ़ियों में अपने हूँ जो राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, युवा भी है, स्मार्ट भी है, शादी वादी प्रपोजल आता है तो वह शादी कब कर रहे हैं? अब ये भी हनुमान जी करेंगे सर। हनुमान जी तो माना जाता है तो अच्छा, ये नेतागिरी के अलावा कोई शौक, गाना, फिल्म? मुझे ना शौक, समय युद्ध, कहाँ मिल पा रहा है शौक का कोई। सिर्फ वही युद्ध तो आपसे लड़ना। पूछा सवाल। जैसे दोस्तों के साथ बैठ लेता हूँ, बातचीत हो जाती है कुछ। मुझे रिसर्च करना पसंद है, रिसर्च कहीं करना। कोई अगर विषय है, जैसे आपने मुझसे पूछा अभी, मैंने कहा मैं पेपर दे दूंगा आपको, मैं उस पर भी काम इसलिए करता रहता हूँ कि कहीं अगर आवश्यकता पड़े कल को बोलने के लिए तो जानकारी होनी चाहिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, ये है। अब इसको शौक क्या कहेंगे, इसको जिम्मेदारी कहिए, कि नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर राजनीति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, राजनीति में बदलाव क्या देखना चाहते हैं? आज की राजनीति या 10 साल आगे की राजनीति जी। क्या चेंज है? पहली बात तो सबसे बड़ी एक परिवर्तन मैं ये चाहता हूँ कि आज का जो नौजवान है वो वास्तव में समझे राजनीति में निहित क्या है। आज वो 10-10, 20-20 गाड़ियां देखकर, ग्लैमर को देखकर जो उसी के चक्कर में फंसा हुआ है। देखिए, राजनीति करनी है अगर आपको, और खुद को आप 10-5 साल में कहीं देखते हैं, तो आपको जो जन समस्याएं हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उनको लेकर आपको लड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको हर व्यक्ति से कहता हूँ। और आप विश्वास कीजिए कि अगर 100 लोग राजनीति में आज नौजवान हैं, और आप पूछ लीजिएगा, मैं इसको अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, 95 को ये नहीं पता है कि राजनीति में वो आया क्यों, उसको करना क्या है। तो भोपाल देख के आया। बस वो नारा लगा रहा है, ये कर रहा है भाई साहब, जिंदाबाद, ये वो। अरे भाई, तुम तो जिंदाबाद उनको कर दोगे, तुम्हारा जिंदाबाद कैसे होगा, इसको किसने विचार किया है? ये युवा बहुत भटक रहे हैं और इसके यही पीछे। एक कारण है, यही एक कारण है कि इतनी बड़ी आबादी वाले अयोध्या फैजाबाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो नारे लगाने वाले नेताओं से इतर नौजवान नेता आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं हमेशा इस बात को लेकर चिंतित भी रहता हूं। मैं लोगों से कहता हूं, जो मुझसे जुड़े लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि भाई आप अपने क्षेत्र में किसी विषय को लेकर लड़ो, उनकी आवाज को बुलंद करो। क्योंकि देखिए, जब तक ये वाला सिस्टम नहीं ठीक होगा, ये गाड़ी घोड़ा वाला जब तक हावी रहेगा, आप कभी स्वस्थ राजनीति कर ही नहीं सकते। और ये करना ही पड़ेगा, लोगों को समझना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हो जाए कि जनता ये तय करे कि उसे क्या चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जनसंवाद जैसे क्या है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, चुनाव के दौरान जब तैयारी होती है तो 2 महीने का 3 महीना समय मिलता है। 2 महीने में माननीय विधायक जी पूरे विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन 5 साल रहते हैं।
5 साल में नहीं पहुंच पाते हैं। ये बिल्कुल पता प्रैक्टिकल क्यों ऐसा होता है। जब वो वोट मांगते हैं तो वो प्रणाम प्रणाम करते हैं सबको, और जैसे सर्टिफिकेट मिलता है फिर जनता प्रणाम प्रणाम करती है। तो ये जो परिवर्तन है, मैं समझता हूं ये होना कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप नेता और जनता के बीच में बना हुआ है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो उसको नाम जनता दर्शन नाम देते हैं, कहते हैं वो जनता दरबार। राजा हो दरबार लगा रहे हैं, दरबार तो राजा का होता है ना, आप राजा नहीं है, आप जनता के सेवक हैं। आपने कभी पूछा पब्लिक, कभी किसी आपने जानकारी बताई, किसी ने विधायक ने पूछा हो पब्लिक से, कोई सर्वे किया हो, कोई नंबर जारी किया हो कि आपको आपके क्षेत्र में क्या आवश्यकता है? पूछा होता अगर तो एक आध कॉलेज और बने होते, एक आध फैक्ट्रियां और लगी होती। इतना बड़ा शहर फैजाबाद है, हमारे पास इतना स्किल है, इतना मैन पावर है, इतनी रिसोर्सेज हमारे पास, नदी हमारे पास सरयू जी है, अब इतनी लैंड हमारे पड़ी है पूरी, क्या इसका यूज कर पाया हमारा जो है जनप्रतिनिधि यहाँ का? अच्छा, एक हंसी और लगती है कि जो छोटे नेता है, जब वो अपना सिक्योरिटी गार्ड लेके गाड़ी से करते हैं, वो भौकाल दिखाने का जो नजरिया है, खासतौर से यूपी बिहार जी, इससे कई युवा, उसके पीछे 4 गाड़ियां, उसके पीछे 4 गाड़ियां। नहीं, एक तो बड़ी चीज ये है जो लोग चल रहे हैं साथ में गनर बन के, तो जरा इस बात को विचार करें कि अगले 5 वर्ष में उनका क्या भविष्य होगा। जिनके पीछे आप चल रहे हैं वो तो बन जाएंगे, आपका क्या होगा 5 साल के बाद? दूसरी बात क्या है कि मैं एक बात और समझता हूं कि भाई अगर आप 10 गाड़ी लेके और 10 तो गनर लेके चल रहे हैं और जनसेवक भी हैं आप, जनता के बीच में आपको रहना भी है, तो जनता से इतना खतरा है अगर है तो फिर क्यों राजनीति कर रहे हैं फिर आप? ये देखिए ग्लैमर है, और मैं समझता हूं कि ये मेरे कहने से खत्म भी नहीं होगा। ये अपना अपना ऐच्छिक होता है, पब्लिक में उनको लगता है मेरा ये हो जाएगा, जलवा भोकाल लोग चर्चा भी करते हैं इसलिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये सब जन सरोकार के मुद्दे पर लड़े, कोई कहीं का बाहरी नहीं, सब अयोध्या फैजाबाद के लोग हैं, बाहर जनपद के भी लोग हैं, तो ये सब जन सरोकार के मुद्दे पर लड़े। ये गाड़ी घोड़ा ये तो कोई कभी भी इकट्ठा कर सकता है। तो क्या ये माना जाए 2027 में अयोध्या विधानसभा से शरद शुक्ला जी, विधायक बनने जा रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही जब विधायक की आपने रेस शुरू में थे। किया, जब आपने शुरू किया इस चीज पॉडकास्ट में, मैंने पहले ही कहा आपसे कि सब सौंपा है प्रभु को, और मैं गीता का पाठ करता हूँ तो उसमें ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं कर्म करने में भरोसा करता हूँ, फल देना ईश्वर को है। कर्म तो पिछली बार भी किया था, फल कहाँ होता है? तो उसका विस्तार जानते ही हैं आप क्या था, उसे मत जाइए, नहीं तो बहुत लोगों को फिर बात खराब हो जाएगी कई लोग नंगे हो जाएंगे तो उस पर जान लीजिए। ये है कि ठीक है, जो प्रभु करता है ठीक करता है। उन्होंने मुझे अगर उम्मीद है आपको कि अगर मेरा टिकट उसमें नहीं हुआ था, फैसला अगर टिकट मेरा नहीं हुआ था तो मुझे बगल जगदीशपुर की सीट है, मुझे वहां प्रभारी बना के भेजा गया। और विश्वास कीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशियों में कांग्रेस के नंबर 2 पे वो सीट थी। मैंने अपना बेस्ट दिया वहां पे जाकर। जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो उसको भी निभाया जाएगा। चलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं करनी है, फल तो मिलेगा ही। फल मिलेगा। आपको बहुत 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 जय धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम।